चलिए टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अ न्यू टॉपिक क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द डायपोल मोमेंट। ठीक है, हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर और हमने डायपोल मोमेंट की एप्लीकेशन थी। आज हम उस पर बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, अब आप देखो डायपोल मोमेंट ऑफ HBr इज गिवन कूलम मीटर एंड द इंटरआयनिक स्पेसिफिक इज दिस। इसके दो तरीके होते हैं, तो या तो इस डेटा से आप Q निकाल दीजिए and if it is coulomb तो divided by 1.6, यानी Q की वैल्यू 1.6 into 10 की पावर माइनस 19 कूलम है, या मान लीजिए ESU सेंटीमीटर में है तो 4.10 माइनस 10 ESU है। तो there is a two way, the one way देखो जो आपको सही कंफर्टेबल लगे, तो देखिए mu is equal to Q into D। ठीक है, the mu 2.6 into 10 की पावर माइनस 30 Q डेट 1.41 मीटर में डालेंगे तो 10 की पावर माइनस 10 मीटर आ जाएगा। व्हाट वी कैन डू, वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ Q। ठीक है, इसको पहले कंप्लीट कर लेते हैं इस तरीके को। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, Q आ जाएगा। ओके, यहाँ पर आपको क्या मिल गया है, Q मिल गया है। ओके, तो हमारे पास Q की वैल्यू क्या है, 2.6 डिवाइडेड बाई 1.4, तो 2.6 डिवाइडेड बाई 1.41, ये वैल्यू आ रही है 1.844, है ना, यानी आ जाएगा 1.844। ठीक है ना, यानी दिस ये जो है ये यहाँ पर डिवाइड कर दिया है। 10 की पावर माइनस 30 ऊपर जाएगा तो 10 की पावर माइनस 20 है। बट ध्यान दीजिएगा, यूनिट थोड़ा सा ध्यान रखना, दिस इज कूलम। ठीक है, कूलम आ गया है। अब देखिए हमारे पास क्या है कि इफ इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफर होगा वो 100% होगा, यानी व्हेन इलेक्ट्रॉन विल लूज, तो फ्रॉम वन एटम टू द अनदर एटम द चार्ज ट्रांसफर वुड बी 1.6 into 10 की पावर माइनस 19। तो यहाँ पर परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर क्या होगा कि जब मान लीजिए आप क्या बोलते थे कि 1.6 into 10 की पावर माइनस 19 कूलम ट्रांसफर हो तो इट इज 100% आयनिक। बट मान लीजिए यहाँ पर तो 100% आयनिक नहीं हो सकता क्योंकि चार्ज इससे लेस है। तो व्हाट वी कैन से, दिस इज द चार्ज ऑब्जर्व्ड एंड दिस इज द चार्ज थ्योरेटिकली, यानी ये फॉर्मूला जैसे हमने बोला था डायपोल मोमेंट ऑब्जर्व या एक्सपेरिमेंटली डिवाइडेड बाय डायपोल मोमेंट थ्योरेटिकली। ठीक है, या आप यदि वो कंफ्यूजन मेथड रहता है तो अदर मेथड क्या होता है, जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू गिवन है और ये तो चेंज होगी नहीं, तो what you can do, you can just find out the value of Q. We know that if it is 100% ionic, the charge transfer would be this, but here the charge transfer is this। तो आप देखेंगे इसका जो रेशियो आप लेंगे, this ratio would be 1.6। ठीक है, आपको आ रहा है 0.11, यानी लगभग क्या है 11.52% आएगा। This value come to be approximate 11.52% आएगा। Is it clear to all of you? ठीक है, तो कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर, यही क्वेश्चन कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर की जगह ये पूछा है कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ चार्ज ट्रांसफर भी पूछ सकता है ना। कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर के बजाय परसेंटेज ऑफ चार्ज ट्रांसफर भी पूछ सकता है, या आपसे बोलेगा कि कितना चार्ज एटम के ऊपर आया है। जैसे मान लीजिए मैं आपको ये चीज समझाता हूं। ठीक है, तो आई होप यहां तक आपको परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर आ गया है। दूसरा तरीका भी बता देता हूं, जो आपको मेथड सही लगे यू कैन डू द मेथड, है ना, उसमें कोई इशू नहीं है। द सेकेंड मेथड इज परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर। ठीक है, दिस इज द ऑब्जर्व्ड वैल्यू, दिस इज द ऑब्जर्व्ड वैल्यू। ठीक है, द थ्योरेटिकल वैल्यू बिकॉज यूनिट इज कूलम, तो आपको Q रखना पड़ेगा ये, दिस इज द Q because we know that mu is equal to Q into D। Here the value of Q you have to keep 1.6 into 10 की पावर माइनस 19 because तभी 100% चार्ज ट्रांसफर बोलोगे into 1.41 into 1.41। तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, ये वैल्यू जब आप सॉल्व करोगे, ठीक है, तो ये भी कुछ 11.5% के अराउंड ही आने वाला है। चेक कर लीजिए, टाइम वेस्ट नहीं करें। बट 1.41 है तो एंगस्ट्रॉम है तो उसको 10 की पावर माइनस 10 से कर लीजिए। Is it clear to all of you? और into 100 करना है, तो आप क्या बोलोगे, you have a formula mu experimentally observed upon mu theoretical into 100। एक फॉर्मूला ये है परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर, सेकंड फॉर्मूला ये है mu, सॉरी चार्ज
चार्ज एक्सपेरिमेंटली या चार्ज ऑब्जर्व अपॉन चार्ज थ्योरेटिकली इनटू 100. This charge theoretically would be this if it is coulomb or this if it is ESU सेंटीमीटर. ESU सेंटीमीटर वैसे डायरेक्टली देगा नहीं, बट मान लीजिए आपको डेबे दिया है तो वी नो दैट 10 की पावर -18 ESU सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 डेबे. इज इट क्लियर? अब देखिए यहां पर मेरे पास ये क्वेश्चंस आया है, ठीक है. यहां पर ये जो क्वेश्चंस है तो अभी आप देखेंगे यहां पर एक आईआईटी एडवांस का क्वेश्चंस दिया हुआ है. हालांकि देखिए जब पहले थे, ठीक है, पहले हुआ क्या करता था, आईआईटी एडवांस का पेपर सब्जेक्टिव भी होता था, तो उस समय ये क्वेश्चंस आया हुआ है कि कोई बात नहीं. देखिए आपको मैंने कितनी बार बोला हुआ है, ये गिवन है, दिस इज गिवन, द इंटर आयनिक डिस्टेंस इज दिस. तो आपको क्या बोला है, कैलकुलेट म्यू थ्योरेटिकली एंड दिस, ठीक है. मैंने इसको शॉर्ट फॉर्म लिख दिया है. उसने पूछा था डायपोल मोमेंट व्हेन इट इज 100% आयनिक कैरेक्टर एंड परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर, इसमें निकालना है. तो आपको पता है म्यू थ्योरेटिकली इक्वल टू क्यू इनटू डी आएगा, ठीक है. कूलम है तो कूलम में ही रखते हैं, एंड कूलम चार्ज इज 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम इंटू बॉन्ड लेंथ कितनी दी हुई है 2.6 इंटू 10 की पावर -10 मीटर. इज इट क्लियर? मल्टीप्लाई कर दीजिए, सिंपल आ गया है. इफ यू मल्टीप्लाई 1.6 इंटू 2.6, ठीक है, ये वैल्यू आ रही है 4.16 इंटू 10 की पावर -19 कूलम मीटर. इज इट क्लियर? -19 कूलम मीटर, सॉरी 29, मैं भी कितना ज्यादा ले रहा हूं. अब आप देख लीजिए ये वैल्यू कम है इससे, यानी ये वैल्यू है, यानी फर्स्ट आंसर तो आ गया है. सेकंड आ जाता है परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर. परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर कितनी ऑब्जर्व दिया हुआ है, म्यू ऑब्जर्व अपॉन म्यू थ्योरेटिकल इनटू 100, है ना. म्यू ऑब्जर्व कितना दिया हुआ है 3.336 इंटू 10 की पावर -29 अपॉन थ्योरेटिकल कितना दिया है 4.16 इंटू 10 की पावर -9 दिस इंटू 100. तो आप देखेंगे 3.336 डिवाइडेड 4.16 इंटू 100, देखिए 80.19 अराउंड है. अब आप देखिए यानी यहां पर केसीएल है, और केसीएल को क्या बोलते थे, आयनिक बॉन्ड बोलते थे. तो आप देख लीजिए ये भी हमने प्रूव कर दिया है. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्योंकि मैंने आपको क्या कहा था, इफ द परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर इज मोर देन 50 तो हम उसको आयनिक बॉन्ड बोलते हैं, और ये तो 80% है, ठीक है. तो आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा, ठीक है. आयनिक कैरेक्टर 50 से ऊपर चला जाता है तो आयनिक बॉन्ड होता है, 50 से नीचे आता है तो कोवेलेंट बॉन्ड होता है, 50 या 50 से नीचे हो. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? आई होप ये दो न्यूमेरिकल्स करवाए हैं, बाकी कुछ वर्कशीट में आप प्रैक्टिस करेंगे, डाउट डिफिकल्टीज होगी तो क्लियर हो गए. अब आप देखिए इसके बाद मान लीजिए हम और कोई क्वेश्चंस करते हैं. देखिए कई बार आपको ऐसे क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे, हालांकि ये थोड़े से कैलकुलेशंस पॉइंट ऑफ व्यू थोड़े से लेंथी होते हैं, ठीक है. जैसे मैं मान लीजिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, ठीक है. मान लीजिए मैं वाटर का केस लेता हूं, तो मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 3 है ना. वाटर का केस ले लिया है, दिस इज द केस ऑफ H2O. लेट इट बी, यहां पर मैंने एक वैल्यू दे दी और इस एंगल को अप्रोक्सीमेट 105 डिग्री ले लिया है. दो तरीके से मैं क्वेश्चन दे सकता हूं. देखिए एक तो मैं ये म्यू कैलकुलेट करवा सकता हूं ऑब्जर्व देके, ठीक है. मान लीजिए मैं म्यू ऑब्जर्व दे दिया, ठीक है. तो मैं क्या करूंगा, म्यू ऑब्जर्व दे दिया यानी मैंने रिजल्टेंट दे दिया, ठीक है. तो म्यू ऑब्जर्व का मतलब, म्यू एक्सपेरिमेंटल का मतलब क्या होता है, जो हमने रिजल्टेंट डायपोल निकाला वही तो वैल्यू आई है. तो आपसे ये वैल्यू पूछेगा कि व्हाट इज द डायपोल मोमेंट ऑफ OH, व्हाट इज द डायपोल मोमेंट ऑफ OH पूछेगा. तो आप क्या करोगे कि दिस इज इक्वल टू म्यू रिजल्टेंट μ1 स्क्वायर प्लस μ2 स्क्वायर प्लस 2 μ1 μ2 cos थीटा लगा देंगे. डन. तो यहां पर cos थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 105. इज इट क्लियर? अब cos 105 की कोई ना कोई वैल्यू दी होगी. मोस्ट प्रोबेबली क्या होती है, cos 120 आता है -1/2, cos 90 आता है 0, तो -1/2 कितना आता है -0.5,
ठीक है, तो डेफिनेटली हो सकता है अप्रोक्सीमेट मान के चलिए कि ये 0.3 वैल्यू दी हुई है, -0.3 अज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए ये -0.3 दी हुई है। अब आप देखो ये दोनों तो सेम है, तो आपके पास क्या हो जाएगा, μ² प्लस 2 म्यू, और थोड़ी देर के लिए मान लीजिए ये 0.3 है, अज्यूम कर लेते हैं -0.3, और ये वैल्यू आपको गिवन है, दिस वैल्यू वुड बी गिवन। ठीक है, यहां पर ये गिवन है, तो आप क्या करोगे, इसको सॉल्व करेंगे तो यू विल फाइंड द म्यू। आपको क्या मिल जाएगा, म्यू मिल जाएगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इससे आपको क्या मिल जाएगा, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ म्यू। ठीक है, जब आपके पास वैल्यू म्यू मिल गई, ठीक है, तो आपके पास क्या है, चलिए एक काम करते हैं, इस पे बेस क्वेश्चंस कर ही लेते हैं, तो आप कंफ्यूजन होगा। ये मान के चलिए आपको कॉस की वैल्यू दी हुई होगी, मैं ऐसा क्वेश्चन आपको डिस्कस कर लेता हूं। ठीक है, एक क्वेश्चन ऐसा डिस्कस कर लेता हूं, तो आप देख लीजिए। ठीक है, देखिए यहां पर आपको क्वेश्चन दिया है, HA बॉन्ड डिस्टेंस इज दिस एंड यू ऑब्जर्व इट दिस थीटा, थोड़ा सा मैंने अलग कर दिया। देखो यहां पर आपके पास क्या रहेगा कि देखिए यहां पर HOH है। ठीक है, हम लोग क्या बोलते थे कि पोलैरिटी की बात करें फॉर दिस बॉन्ड, इसको प्लस चार्ज आया तो ये माइनस चार्ज हुआ, इसको प्लस चार्ज हुआ तो माइनस, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पार्शियली चार्ज। अदरवाइज जैसे आप बोलते थे ना NaCl, तो ये +1 ये -1, दिस इज कंप्लीटली पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, क्योंकि यहाँ 100% आयनिक कैरेक्टर है। इन ए कोवेलेंट बॉन्ड यू हैव टू राइट लाइक दिस, बट यहां पर इन दोनों का जो टोटल करेंगे तो वो ऐसा जाएगा, इन दोनों का जब टोटल करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये ऐसा जाएगा। तो हमारे को निकालना है कैलकुलेट द चार्ज ऑफ ऑक्सीजन एटम, यानी हमें जो चार्ज ट्रांसफर है वो निकालना है। बट ध्यान दीजिए ये पर्टिकुलर बॉन्ड का निकलेगा, आप ये गलती मत कर देना 1.85, ये तो पूरे के पूरे मॉलिक्यूल्स का निकला है, ये इंडिविजुअली म्यू का नहीं निकला है, गलती मत करना। जो भी यहां पर जो पोलैरिटी क्रिएट हुई है, ये जो पोलैरिटी क्रिएट हुई है, इट इज बिकॉज ऑफ सिंगल बॉन्ड, बिकॉज ऑफ दिस बॉन्ड। इज इट क्लियर? और ये जो है वो ओवरऑल मॉलिक्यूल्स का निकला है, गलती मत कर देना, नहीं तो अदरवाइज क्या करेगा बच्चा कि 1.85 है, Q और D है, बॉन्ड लेंथ इज गिवन, यहां पर बॉन्ड लेंथ लगा और ये चार्ज तो निकालना है, जो यहां पर चार्ज आया तो मान लीजिए वो प्लस है, ऑक्सीजन में क्या हो जाएगा, इसका डबल कर दिया, यानी Q आपने फाइंड किया और 2 into Q ही तो करना है। ठीक है, बट वो तो क्या है, रिजल्टेंट आ जाता है। इज इट क्लियर? तो जब यहां कैलकुलेट चार्ज हुआ है तो आपको क्या करना है, वो इस बॉन्ड के रेस्पेक्ट में बात करनी है। इज इट क्लियर टू ऑल? गलती नहीं करनी है। ठीक है, अब आप देखिए यहां पर आपके पास है बच्चों में, यहां पर म्यू रिजल्टेंट इक्वल टू μ1² प्लस μ2² प्लस 2 μ1 μ2 cos 105, ये cos थीटा होता है ना। अब आप देखो μr इज 1.85, ठीक है, दिस वैल्यू इज μ² प्लस 2 μ², और cos 10 की वैल्यू लेनी है -0.2588, ये लेनी है, और इसमें आप देखेंगे 1.85, ठीक है। आप जब यहां पर आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास ये तो कितने आ जाएगी 2, ठीक है, अपन बात कर लेते हैं, ठीक है। तो दिस वैल्यू 0.2588 इंटू 2, यह आ जाएगा, ठीक है, -2 कर देता हूं, तो ये वैल्यू आ रही है 1.4824, दिस वैल्यू 1.4824 μ² आ रहा है, यानी 1.4824 का स्क्वायर रूट करना है, 1.4824 का स्क्वायर रूट। बच्चों मैं प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूं, सिर्फ प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि आपके पास हो सकता है न्यूमेरिकल वैल्यू कुछ आसान दिया हो, ठीक है। ये 275 म्यू आ गया है, इसका मैंने स्क्वायर रूट कर दिया, इसका स्क्वायर रूट कर दिया, 1.85 आया, तो म्यू की वैल्यू आनी है, तो 1.85 डिवाइडेड बाई 1.2175, ये क्या कैसी आ गई है, लगभग 1.52 डेबिए आ गई है, ठीक है, 1.52 डेबिए आ गया है, ठीक है। अब आप देख लीजिए यहां पर 1.52 डेबिए आ गया है। इज इट क्लियर? अब आप देखिए यहां पर आपके पास म्यू आ गया है, यानी मान लीजिए मेरे ये आ गया है। इज इट क्लियर? ठीक है, तो यहां पर आपके पास म्यू इज इक्वल टू Q इंटू डी, ठीक है,
अब आप देखिए ये 1.52 आ गया है, Q निकालना है, बॉन्ड लेंथ कितनी दी हुई है 0.94, डेबिये है तो सेंटीमीटर में लेना पड़ेगा 10 की पावर माइनस 8, ठीक है। डेबिये कितना हो जाएगा 10 की पावर माइनस 18, बिकॉज 1 डेबिये इज इक्वल टू 10 की पावर माइनस 18 ESU सेंटीमीटर। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब Q की वैल्यू आपको निकालनी है, ठीक है। अब आप देखिए Q की वैल्यू आई है 1.52 डिवाइडेड बाय 0.94, ये वैल्यू कितनी आ गई है 1.61 एंड यहां पर आया है 10 की पावर माइनस 10 ESU, ठीक है। अब आप देखो चार्ज ऑन ऑक्सीजन, चार्ज ऑन ऑक्सीजन क्या हो जाएगा 2 इंटू क्यू, क्योंकि डबल है ना इधर का Q, तो आप बोलोगे 2 इंटू 1.62 इंटू 10 की पावर माइनस 10, तो क्या हुआ मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये आ रहा है 3.23 10 की पावर माइनस 10 ESU। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? दिस इज द आंसर, 3.23 इंटू 10 की पावर माइनस 10 ESU सेंटीमीटर, ठीक है। ठीक है, तो ये कैलकुलेशंस आ गई, आई होप अब क्लियर। देखिए तो यहां पर ये वैल्यू आ गई है 3.2, यानी यहां पर 1.52 डेढ़ निकाला है, तो ये यहां पर रखा, Q 1.62 आया है, ठीक है। तो 2 इंटू क्यू, दिस इज Q, ठीक है, 2 इंटू क्यू, तो यानी इसका क्या करा है डबल, यानी आप देखोगे यहां से यहां ट्रांसफर, एक बॉन्ड के लिए इतना ट्रांसफर हुआ है, एक बॉन्ड के लिए इतना चार्ज ट्रांसफर हुआ है, दूसरे बॉन्ड के लिए भी इतना होगा ना, तो ट्वाइस हो जाएगा, नहीं होगा। इज इट क्लियर? अब देखिए इसी के अंदर क्या हो सकता है कि कई बार आपको क्या है कि जैसे यही क्वेश्चंस है, अब मैं बार बार इसमें क्या है डेटा करके टाइम वेस्ट नहीं करना है। आगे प्रोफाइल क्या होगा कि म्यू दे देगा, जैसे मान लीजिए आपको दे दिया है म्यू ऑब्जर्व 1.85 दिया है और आप दे दिया म्यू ऑफ OH बॉन्ड दे दिया है 1.52, तो बॉन्ड एंगल भी पूछ सकता है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, यहां पर आप देखोगे तो 1.52 रख दोगे, इसका स्क्वायर 1.52 का स्क्वायर 2 इंटू 1.52 1.52, ठीक है। ये वैल्यू आपको 1.85 दिया हुआ है, तो ऐसे भी cos थीटा भी निकलवा सकता है। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब आगे और क्वेश्चंस पढ़ते हैं, ठीक है। देखिए why NH3 have a more dipole moment than NH3, ठीक है। थोड़ा सा याद करेंगे कि जैसे देखिए NH3, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ NH3, ठीक है, एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ NH3, ठीक है। नो डाउट अभी देखिए मैं इसको सिंपल तरीके से बता सकता हूं, ठीक है। यहां पर क्या होता है, NF3 की बात करें, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये एक फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, क्योंकि जनरली क्या होता है कि NF3 में बेंड रूल के हिसाब से बॉन्ड एंगल कम हो जाता है। यदि मैं अमोनिया और NF3 के अंदर बॉन्ड एंगल देखें तो NF3 हैव ए लेसर बॉन्ड एंगल, क्योंकि बेंड रूल के हिसाब से P कैरेक्टर बड़ा है, तो दिस एंगल इज गोइंग टू बी लेस, एंड कॉस का एंगल लेस होगा तो डेफिनेटली वहां पर क्या होगा, डायपोल मोमेंट ज्यादा होना चाहिए। बट यहां पर क्या है, दोनों में ये फर्क या अलग अलग आएगा, इसलिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ध्यान से सुन लीजिए, क्या होता है यहां पर लोन पेयर है, चीजों को समझिएगा, लोन पेयर है, लोन पेयर इज ऑलवेज मूविंग अवे, क्योंकि क्या है क्यों अवे है या क्यों बाहर जा रहा है, तो याद करिए लोन पेयर के अंदर S कैरेक्टर ज्यादा होता है, तो उसके अंदर जो मतलब क्या कहते हैं एक्सपांशन होता है, यानी जो एक्सपांशन होता है वो ज्यादा होता है, एक्सपांशन क्या होता है ज्यादा होता है, इसीलिए क्या हो जाएगा कि इट इज गोइंग टू बी अवे, क्योंकि या ऐसा समझ लीजिए कि आपके पास पैसा है और वो अभी आपको खर्च नहीं हो रहा है, आपके पास सेविंग अमाउंट है, तो आप मान लीजिए आपको कोई फ्रेंड आपको हेल्प करेगा, तो आप क्या करोगे, वो पैसा, मान लीजिए फ्रेंड आपकी हेल्प मांगता है कि भाई मुझे दे दो, मुझे जरूरत है, तो आप क्या करोगे, वो स्पेयर वाला पैसा है वो आपको दे दोगे किसी को, वैसा समझ लीजिए। तो आप बोलोगे जो डायपोल जो है, डायपोल ऑफ ए लोन पेयर इज ऑलवेज अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, ठीक है। डायपोल इज ऑलवेज अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, क्योंकि इसका तो एक रेंज है, बड़ी रेंज है, वो तो आराम से रह सकता है। तो आप समझ लीजिए कि यहां पर डायपोल जो है लोन पेयर का, इट इज अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, तो ये ध्यान रखना। नाइट्रोजन का क्या है, दिस इज मोर नेगेटिव,
मोर नेगेटिव। तो देखिए डायपोल मोमेंट जो होगा नेगेटिव, बट यहां पर क्या है, फ्लोरीन इज मोर नेगेटिव, फ्लोरीन इज मोर नेगेटिव। समझिएगा, चीजों को समझिए। अब आप देखिए आपका जो मेन डिसाइडर है, क्योंकि ये देखिए ये वाला और ये वाला, यदि ये एंगल ये वाले की बात करूं या मैं ये वाले की बात करूं, तो ये अबाउट टू बी अपोजिट टू ईच अदर होगा। ठीक है, क्या होगा, इन तीनों का जो भी होगा, मान लीजिए इन तीनों का जो भी रिजल्टेंट आएगा, जैसे आप समझ लीजिए, ऐसा समझ लीजिए, तीनों का ही समझ लीजिए। आप देखिए आपके पास ये है अमोनिया का NH, ठीक है, NHH, ठीक है, जो भी है इन तीनों का जो रिजल्टेंट होगा वो यहां आएगा। इन तीनों का, अभी लोन पेयर भूल जाओ, लोन पेयर भूल जाओ, लोन पेयर तो ऐसा है, ठीक है, आप समझ लीजिए ये जो लोन पेयर है, दिस इज फॉर द लोन पेयर, तो लोन पेयर का अलाइनमेंट ये है, यानी डायपोल इज अवे। ठीक है, इसको साइड में कर लेते हैं, ये तो इसमें भी वैसा है, इसमें भी वैसा है। ठीक है, अब देखिए ये NH बॉन्ड है, ये NH बॉन्ड है, ये NH बॉन्ड है, तो इनका जो भाई रिजल्टेंट तो यही आने वाला है तीनों का, कहीं भी होगा, ये हो सकता है थोड़ा टेढ़ा हो, ये हो, तो मैं एक जनरल मान लेता हूं ये रिजल्टेंट ये आएगा। ठीक है, फ्लोरीन का भी रिजल्टेंट यही आने वाला है, NF3 NF3 NF3। ठीक है, तो अब आप देखिए यहां पर जो समझिएगा, प्लीज इधर समझिएगा, इन तीनों का, इसका मान लीजिए μ1 मान लेता हूं। ठीक है, इसको भी μ1 मान लेता हूं, क्योंकि दोनों में सेम ही नाइट्रोजन है। ठीक है, अब मान लीजिए यहां पर इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो तो क्या होगा, ये भी आएगा, मान लीजिए ये μ2 ले लिया, और यहां पर जो रिजल्टेंट आएगा वो क्या हो जाएगा, μ2 डैश ले लेता हूं, क्योंकि ये वैल्यू तो अलग आएगी कि नहीं आएगी, क्योंकि इनका एंगल अलग है, NF की इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस अलग आएगा, तो यहां पर जो रिजल्टेंट होगा ये दोनों का तो अलग अलग होगा, क्योंकि यहां भी एंगल अलग है, एंड NH बॉन्ड की इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस भी अलग अलग है, तो डेफिनेटली इन तीनों का NH 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 इनका रिजल्टेंट NF 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 इनका रिजल्टेंट अलग अलग आएगा। ठीक है, अब समझना बच्चों, मैंने ये डायपोल का डायरेक्शन क्यों लिया है, क्योंकि जो डायरेक्शन होगा वो तो सेम ही होगा ना, इट इज टुवर्ड द नाइट्रोजन एंड हियर इट इज अवे फ्रॉम द नाइट्रोजन। ठीक है, बात समझ में आ गई, बिल्कुल सीधा है, बिल्कुल सीधा है, आप देखोगे टुवर्ड द नाइट्रोजन या अवे फ्रॉम द नाइट्रोजन। ठीक है, अब देखिए यहां पर मैं बात करूं तो ये μ1 है, ये μ2 है। ठीक है, इधर क्या हुआ है, ये μ1 है, और इधर क्या हो जाएगा, μ1 डैश है। थोड़ा सा एंगल करिए, these are opposite angle and these are in same angle, ये दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहा है, तो यहां पर थीटा is about to be 0 डिग्री मान लूं, here थीटा is about to be 180 डिग्री। ठीक है, about to be 180 डिग्री, तो 180 डिग्री में क्या होता है, कैंसिलेशन, क्योंकि cos थीटा, cos क्या होता है, cos 0 प्लस 1, cos 180 डिग्री -1 है, तो यहां पर आप क्या बोलोगे, यदि यहां पर रिजल्टेंट आप निकालोगे μr, क्या लिखोगे, μ1 स्क्वायर प्लस μ2 स्क्वायर टू μ1 μ2 cos 0। ठीक है, मैं इसको cos 0 मान लेता हूं, नियर टू तो 0 है, हो सकता है 1 डिग्री हो, 2 डिग्री हो या 10 डिग्री हो, एटलीस्ट 90 से तो कम ही होगा ना, और cos 90 से कम तो पॉजिटिव वैल्यू आती है। और यहां पर क्या होगा कि मान लीजिए 180 नहीं हुआ तो 160 होगा, 150 होगा, तो एटलीस्ट 90 से तो ऊपर ही होगा, तो यहां पर म्यू रिजल्टेंट क्या आएगा, μ1 स्क्वायर μ2 डैश स्क्वायर μ1 μ2 डैश cos 180 मान लिया, इज इट क्लियर। ठीक है, cos 180 ये लिख ही दिया ना, cos 0 cos 180 आ जाएगा, डन। तो समझिएगा यहां पर 2 μ1 μ2 डैश cos 180 डिग्री ये आ गया। ठीक है, ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज चल रही है। अब आप देखो तो डेफिनेटली उसकी भले कुछ भी वैल्यू हुआ कि इसमें एडिशन होगा, इसमें क्या होगा, कैंसिलेशन। तो आप मान लीजिए इसको μr डैश है, तो यहां पर इज अबाउट टू बी एडिशन होगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन होगा। इज इट क्लियर। ठीक है, तो यहां पर देखो आप नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी आती है, 3, इसकी आती है, H की वैल्यू आती है 2.1, तो 0.9 का फर्क है।
यहाँ पर 4 है और नाइट्रोजन की 3 है, तो 1 का फर्क है। तो डायपोल मोमेंट की जो मैग्नीट्यूड में है उसमें भी इतना ज्यादा फर्क नहीं होगा, क्योंकि NF बॉन्ड में 1 का फर्क है और NH बॉन्ड में 0.9 का फर्क है, तो इतनी ज्यादा वैल्यू इन दोनों में भी बहुत वास्ट डिफरेंस नहीं आएगा। फिर भी क्या हुआ, यहाँ तो कैंसिल होगा, क्योंकि दिस इज गोइंग टू बी माइनस, दिस इज गोइंग टू बी माइनस, वेयर दिस इज गोइंग टू बी प्लस। यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्योंकि cos 0 इज +1, तो ये एडिशन होगा, cos 180 इज -1, तो ये तो क्या होगा, कैंसिलेशन, यानी सबट्रैक्शन, एडिशन। तो आप क्या बोलोगे, फाइनली क्या हुआ, म्यू r इज ग्रेटर देन म्यू r डैश। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नंबर ऑफ टाइम क्वेश्चंस बना हुआ है। तो क्लियर हुआ कि ऑल्दो द फ्लोरीन, देखिए आप एनसीईआरटी बुक्स भी पढ़ोगे वहां पर भी यही होगा, फटाफट से ये क्वेश्चंस करके एनसीईआरटी रीड आउट कर लीजिएगा। क्या होगा कि ऑल्दो द फ्लोरीन, ऑल्दो हम जनरली क्या मानते हैं कि जो जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उतना ज्यादा डायपोल मोमेंट होता है, जैसे HF, HCl, HBr, HI, तो HF इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, फ्लोरीन इज मोर नेगेटिव देन क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो HF का डायपोल मोमेंट HCl से, HBr और HI से ज्यादा है, मैं इसके बाद लेने वाला हूं, डोंट वरी। तो आपसे ये दिमाग में आ जाता है कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, तो NF3 should be more dipole moment than NH3, बट उल्टा होता है, NH3 have a more dipole moment than NF3। Is it clear to all of you? तो आई होप समझ में आ गया होगा, बिल्कुल क्लियर हो गया है। इन तीनों का रिजल्टेंट टुवर्ड द न्यूक्लियस जाएगा, इन तीनों का रिजल्टेंट अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस जाएगा, ठीक है। चाहो तो आप लिख दीजिए रिजल्टेंट टुवर्ड न्यूक्लियस जाएगा, और यहां पर रिजल्टेंट जो आएगा है अवे फ्रॉम न्यूक्लियस। देखिए ये भी जा रहा है, ये भी जा रहा है, मान लीजिए आपको यहां से भी कोई खींच रहा है, यहां से भी कोई खींच रहा है, तो क्या होगा, दर्द होगा। बट मान लीजिए एक साइड से खींच रहा है और एक साइड से आपको सपोर्ट कर रहा है, तो दर्द थोड़ा कम होगा ना, वैसे समझ लीजिए। तो यहाँ पर क्या हुआ है, दोनों अब सेम डायरेक्शन में है, थीटा इज 0, cos 0 इज पॉजिटिव, एंड यहाँ पर 180 हुआ है। आई होप समझ में आ गया कि why ammonia have a more dipole moment than NH3. This is the dipole moment for ammonia and this is dipole moment for NF3. I hope clear हो गया होगा। चलिए अब देखिए मैं कुछ क्वेश्चंस लिख देता हूं, फटाफट से, टाइम वेस्ट नहीं करूं लिखने में, और फटाफट से इसका ट्रेंड निकालते हैं, ठीक है। अच्छा, इससे पहले एक काम करते हैं, ट्रेंड निकालने से पहले कुछ क्वेश्चंस मैं और कर लेता हूं। देखिए इसके अंदर मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन आ जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैव अ जीरो डायपोल मोमेंट, या मिनिमम या परमानेंट, ठीक है। मान लीजिए, ठीक है, देखिए मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन ये आ गया, क्वेश्चन मान लीजिए विच ऑफ द फॉलोइंग हैव जीरो डायपोल मोमेंट, ठीक है। जीरो डायपोल मोमेंट लिखा, देखो बच्चों जीरो डायपोल मोमेंट की जगह ये भी लिख सकता है मिनिमम डायपोल मोमेंट, ठीक है, या ये भी मिल सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। दोनों टाइप का कुछ, तीनों टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैव अ जीरो डायपोल मोमेंट, या विच ऑफ द फॉलोइंग हैव मिनिमम डायपोल मोमेंट, या विच ऑफ द फॉलोइंग हैव नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। आपको कुछ भी पूछेगा, तरीका एक ही है। देखिए नॉन जीरो, मैंने आपको बताया था डायपोल मोमेंट जीरो है वो नॉन पोलर होता है, और जब भी कभी भी मिनिमम मैक्सिमम है, तो सबसे पहले तरीका क्या है, जब तक ट्रेंड आप नहीं सीख लेते हैं तो आप सबसे पहले ढूंढना 99.99% यही होगा। देख लीजिए, मान लीजिए आपके पास ऑप्शन में है CsCl3, मान लीजिए ऑप्शन में PCl3 है, ऑप्शन में मान लीजिए आपके पास H2O है, और मान लीजिए ऑप्शन के अंदर आपके पास SiCl4 है, ठीक है। अब मान लीजिए आपके पास चार चीज है, तो तरीका एक ही है, सिमेट्रिकल ढूंढ लो। क्या ढूंढ लो? सिमेट्रिकल ढूंढ लो। तो आप देखेंगे सिमेट्रिकल क्या होगा, यहां पर तो वैसे सराउंडिंग डिफरेंट है, तो इसका डायपोल मोमेंट क्या होगा, नॉन जीरो आएगा। यहां पर क्या हो जाएगा, सराउंडिंग सेम है, सराउंडिंग सिमेट्रिकल है, बट हियर द लोन पेयर इज 1, तो डेफिनेटली डायपोल मोमेंट क्या आएगा, नॉन जीरो आएगा। यहां पर क्या हो जाएगा, सराउंडिंग इज सेम बट हियर द लोन पेयर इज 2, तो यहां पर डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, वंस अगेन जीरो आएगा। यहां पर सराउंडिंग भी है, सराउंडिंग एटम ये क्या है, सेम है, लोन पेयर भी कितना है, जीरो, तो यहां पर क्या हुआ है, डायपोल मोमेंट जीरो, बिकॉज दिस शेप इज नॉन एज
symmetrical shape and the symmetrical shape have a dipole moment 0. Is it clear? तो इन चारों ऑप्शन में जब भी इस तीनों का क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहले सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल ढूंढ लेना. यदि वो 99.99% तो यही आएगा, बट फिर भी नहीं आएगा तो इसके बाद मैं ट्रेंड सिखा रहा हूं, उसके हिसाब से देख लीजिएगा. ठीक है, SiCl4 आ गया. ऑप्शन क्या हो जाएगा? SiCl4 आ गया है. तो आई होप यहां पर ये क्वेश्चन क्लियर हो गया है. ठीक है, अब मान लीजिए आपके पास यही क्वेश्चन, आई होप समझ में आ गया है, यही क्वेश्चन में आ जाता. ठीक है, देखिए अभी मैं ऑप्शन चेंज करूंगा, डोंट वरी. मेरे पास क्या हो जाता है, यहां पर लिखा होता है नॉन जीरो डायपोल मोमेंट, बोला जाता है परमानेंट डायपोल मोमेंट या मैक्सिमम डायपोल मोमेंट. मैक्सिमम पूछा या परमानेंट डायपोल पूछा या आपसे पूछा पोलर मॉलिक्यूल्स. नॉन जीरो डायपोल मोमेंट, मैक्सिमम डायपोल मोमेंट, परमानेंट डायपोल मोमेंट या पोलर मॉलिक्यूल्स. ठीक है, मान लीजिए आपके पास इधर ऑप्शंस को चेंजेस कर लेते हैं. तो आप देखेंगे यहां पर जैसे, क्योंकि आपको क्या है, मान लीजिए यहां ये डी ऑप्शंस मैंने लिख दिया है. ओके, मान लीजिए यहां पर मैंने लिख दिया है SiCl4 की जगह मैंने लिख दिया है CCl4 दे दिया है. मान लीजिए यहां PCl5 लिख दिया है और नॉन जीरो है ना, तो मान लीजिए मैंने यहां पर लिख दिया है H2S लिख दिया है और यहां पर मैंने HCl4 लिख दिया है. ठीक है, आपको देखते ही पता चल जाएगा H2S यहां पर लोन पेयर 2 है. तो ये क्या हो जाएगा, डायपोल मोमेंट नॉन जीरो. यहां पर क्या है, सराउंडिंग एटम सेम है, लोन पेयर कितना है 0, तो डायपोल मोमेंट कितना आएगा 0. देखिए यहां पर सराउंडिंग एटम क्या है, सेम. ठीक है, लोन पेयर कितना है 0 और डायपोल मोमेंट क्या होगा 0. बट ध्यान दीजिए मैंने दो केस बताए थे, I3 माइनस और HCl4. ठीक है, HCl4 का क्या था, दिस इज द स्क्वायर प्लेनर, रिजल्टेंट ये था, तो डायपोल मोमेंट 0 था. ठीक है, वापस से रिपीट कर रहा हूं, ये जो चीज है ये ट्रिक है, कंसेप्ट नहीं है. कंसेप्ट यही है कि ऑल द सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स हैव अ जीरो डायपोल मोमेंट. गलती मत करना, इसीलिए मैंने पहले ही लिखा था ट्रिक. वो 99% केस में क्लियर होगा, ये दो केस में ही हमारी ट्रिक नहीं काम आएगी, क्योंकि यहाँ पर सराउंडिंग एटम भी सेम है बट लोन पेयर भी, यहाँ 2 लोन पेयर है तो यहाँ पर 3 लोन पेयर है. ठीक है, कंसेप्ट आपका सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स हैव अ जीरो डायपोल मोमेंट. ठीक है, बट वो चीज ट्रिक थी तो जिससे आपको आसान हो जाए. ठीक है, तो आप देखेंगे HCl4 हुआ या I3 माइनस हुआ है, तो ये क्या होता है, दिस इज सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स. सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल, तो डायपोल मोमेंट क्या आएगा 0. तो राइट आंसर क्या हो गया है H2S. तो H2S से डायपोल मोमेंट कितना हो गया है आपका नॉन जीरो. ठीक है, तो ये नॉन जीरो होगा. ठीक है, 99% यदि इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए है तो आप देखेंगे कि आप नॉन सिमेट्रिकल ढूंढो. ठीक है, ये नॉन सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है ना, बिकॉज ऑफ लोन पेयर. ओके, अब देखिए यहां पर कुछ, अभी मैं ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस बाद में लेता हूं, पहले क्या है कुछ ट्रेंड में डिस्कस कर लेता हूं. ठीक है, आगे बढ़ेंगे. देखिए यहां पर मेरे पास ट्रेंड है, फटाफट से ट्रेंड है. ये आपका सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और इस पे 20 क्वेश्चंस बने हुए हैं, ये ध्यान रखना. देखिए ये वाला तो सबसे पहले आप देखेंगे, हम जानते हैं कि HF इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्योंकि ये तो यही बॉन्ड है, HF हुआ, HCl हुआ, HBr हुआ या HI हुआ. डन. अब आप देखो विच इज मोर नेगेटिव, क्योंकि यहां पर तो सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड में तो सिर्फ इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस देखेंगे. तो आप बोलोगे यहां पर HF, HCl, HBr, बिकॉज फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव. क्या हो जाएगा, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव. फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव. और यहां पर आयोडीन जो होगा वो होगा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव. ठीक है, तो दिस इज द ऑर्डर ऑफ डायपोल मोमेंट. ठीक है, अब आपसे इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछा है तो रिवर्स कर दीजिए. ठीक है, या फिर आप लिख दीजिए यहां पर हटा दीजिए, ऑर्डर ही लिख दीजिए, डिक्रीजिंग ऑर्डर लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं. ठीक है, यहां पर हम क्या कर सकते हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर, कोई दिक्कत नहीं है. अब देखो, अभी आप देखेंगे कभी आपके पास इस टाइप के मिक्स क्वेश्चंस आपको दिए गए हो,
मिक्स क्वेश्चंस आपको दिए हुए हो तो आप ध्यान दीजिएगा, जैसे यहाँ पर HF वाटर, ठीक है, और आपके पास ये चारों के चारों क्या है, नॉन सिमेट्रिकल है, जबकि SO3 सिमेट्रिकल है। SO3 सिमेट्रिकल है तो डायपोल मोमेंट इसका क्या होगा, 0। कल को मैं SO3 की जगह BF3 दे सकता हूँ, BeCl2 दे सकता हूँ, CO2 दे सकता हूँ, PCl5 दे सकता हूँ, SF6 दे सकता हूँ, IF7 दे सकता हूँ, ठीक है। तो CCl4 दे दिया, SiCl4 दे दिया, सब सिमेट्रिकल है तो उनका डायपोल मोमेंट क्या होगा, 0 होगा। तो सबसे पीछे तो आप SO3 को भेज दीजिए, ठीक है। आपको ये पता है कि फ्लोरीन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है फ्लोरीन, तो यहां पर ज्यादा टेंशन लेना ही नहीं है। HF, उसके बाद H2 आया, और अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था अमोनिया और NH3 में से किसका डायपोल मोमेंट ज्यादा होता है, NH3 देन NH3। तो दिस इज द ऑर्डर ऑफ डायपोल मोमेंट। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके, यहां पर आप एक इंटरेस्टिंग चीज आ जाती है। जनरली आप क्या सोचोगे कि सेम प्रिंट यहां पर लगाने की कोशिश करोगे, तो आप क्या बोलोगे कि सर इसका तो बहुत इजी है, डायपोल मोमेंट है, तो CH3F, CH3Cl, CH3Br एंड CH3I हो जाना चाहिए। दिस इज द expected dipole moment because fluorine is more negative than chlorine than bromine than iodine। अब आप देखो, बहुत इंटरेस्टिंग चीज बता देता हूं कि यहां पर ये ऑर्डर आता है, यानी आप इमेजिन करके चलिए कि कितना इंपॉर्टेंट आ गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये 12th स्टैंडर्ड के अल्काइल हैलाइड चैप्टर में भी ये डायपोल मोमेंट एनसीईआरटी बुक में भी दिया हुआ है, ठीक है, तो वहां पर भी आप पढ़ोगे 12th स्टैंडर्ड में। इधर देखिए, अब हुआ क्या है, ध्यान दीजिएगा, डायपोल मोमेंट का एक फॉर्मूला होता है Q into D। डायपोल मोमेंट का रीजन बता रहा हूं कि although the fluorine is more negative than chlorine, तो why the dipole moment of CH3Cl is more than CH3F। ये आप भले लैंग्वेज क्वेश्चन लिख दीजिएगा अलग से, तो आप बोलोगे Q into D, और आपको पता है बॉन्ड लेंथ क्या होता है, बॉन्ड लेंथ आप बात करें CCl is greater than CF, तो ये रीजन ही आएगा, ओनली रीजन कि why कि CH3Cl is greater than CH3F आप सिर्फ बोलोगे क्योंकि यहाँ तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन है ना। अभी हम क्या कर रहे थे, मेरी बात ध्यान से सुनिए यहां पर हम क्या कर रहे थे, सिर्फ हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ध्यान रख रहे थे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ध्यान रखने से क्या होता है कि यदि हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ध्यान रखें तो व्हाट हैपन, देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, बट क्या होता है कई जगह बॉन्ड लेंथ भी एक फैक्टर आ जाता है, जैसे ये ही है, बाकी सिर्फ यही एक एक्सेप्शन है, बाकी कहीं नहीं है। आप भले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से काम चला दीजिएगा। इज इट क्लियर? पहले आप ढूंढ लीजिएगा कि कहीं परमानेंट डायपोल मोमेंट है या नहीं। या जैसे मान लीजिए मैंने यहां देखा सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल था, तो कंपेयर करने से पहले ही पीछे भेज दिया, कंपेयर करने से पहले ही पीछे भेज दिया। फिर इन चारों में क्या देखा, फ्लोरीन इज मोर नेगेटिव देन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इज मोर नेगेटिव देन नाइट्रोजन। ये जहां पर दोनों जगह नाइट्रोजन था, तो अभी अपन ने ये ट्रेंड प्रूव किया। यही एक एक्सेप्शन आएगा, ध्यान रखना, इसीलिए ये क्वेश्चन पूछने का चांसेस बढ़ता है। इज इट क्लियर? तो व्हाई द डायपोल मोमेंट, यानी ये वाला आया, इसीलिए मैंने वेरी इंपॉर्टेंट लिखा है। इसका रीजन आपने लिख दिया है कि बिकॉज ऑफ व्हाई द डायपोल मोमेंट ऑफ CH3Cl इज मोर देन CH3F। रीजन सिर्फ इतना ही लिखोगे, बिकॉज बॉन्ड लेंथ CCl बॉन्ड लेंथ इज मोर देन CF बॉन्ड, इससे ज्यादा सोचना नहीं है। ओके, बहुत ज्यादा फर्क भी नहीं आता है, डायपोल मोमेंट हल्का सा ज्यादा होता है, बट जो ज्यादा तो ज्यादा ही होता है ना। मान लीजिए किसी के 48 मार्क्स है और किसी के 48.5 है, तो भले 0.5 ज्यादा है, बट ज्यादा तो ज्यादा ही होता है ना, ये समझ लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए यहां पर मान लीजिए हमारे पास कोई केस आ गया, ठीक है, जैसे यहां पर आपके पास क्या था, अभी H2O2 बाद में लिखूंगा, ठीक है, आप देख लेंगे तो आप देखेंगे यहां पर क्या होगा, BF3 सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स है तो डायपोल मोमेंट क्या होगा, 0, तो सबसे पीछे तो BF3 भेज दो, ठीक है। अब आप देखो यहां पर सेंट्रल एटम कौन है, ऑक्सीजन सल्फर, तो पहले आ जाएगा H2S, उसके बाद H2S आ जाएगा, ज्यादा टेंशन लेना ही नहीं है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब आप देखिए यहां पर मैंने लिखा था H2O2, तो यहां पर स्ट्रक्चर आ जाएगा H2O2। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इसका रीजन होता है, ध्यान से समझ लीजिए,
आप जब हाइड्रोजन चैप्टर पढ़ेंगे तो यहाँ पर आपके पास H2O2 का स्ट्रक्चर आएगा, उसमें क्या हो जाएगा, H2O2 का स्ट्रक्चर ओपन बुक जैसा होता है, जैसे लैपटॉप होता है ना, लैपटॉप का फ्लैग कैसे उठाते हो, ऐसे ही आता है ना लैपटॉप का फ्लैग। तो यहाँ OOH, यानी जैसे मान लीजिए आपके पास कोई लैपटॉप है, चलिए मान लीजिए आपके पास ये लैपटॉप में लाया हूं मेरा, देखिए यहां पर जो है, यहां O आया, दिस इज O और यहां पर H आएगा, दिस इज HOOH, HOOH, ठीक है। तो यहां पर जो एंगल आता है, ठीक है, यानी यहां पर जो बॉन्ड एंगल आता है इट इज 101, ये एंगल कितना आता है, 101 आता है, ये नॉन प्लेनर आता है, ठीक है। तो यहाँ पर बॉन्ड एंगल कितना आता है, 101, जबकि यहाँ पर आता है 104 के आसपास आता है। तो आप ज्यादा देखिए, क्योंकि अभी आपने हाइड्रोजन बॉन्डिंग चैप्टर नहीं पढ़ा है, मतलब ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड में आएगा, तो मैं वहां पर भी लूंगा, बेफिक्र रहिए, जब वो कैटेगरी में आऊंगा। तो यहाँ पर आप इतना काम चला सकते हैं कि 101 बॉन्ड एंगल और इसका 104 है, ठीक है। तो अब आप देखिए इसमें दूसरी एडिशनल चीज है कि यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर कितने लोन पेयर है, 4, और वाटर के अंदर लोन पेयर कितने होते हैं, 2, लोन पेयर कितने होते हैं, 2। तो जब इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है तो इसका जो पोलराइजेबिलिटी है, पोलराइजेबिलिटी जो होती है वो मोर हो जाती है, और आप देखिए पोलराइजेबिलिटी मोर होगी तो डिस्टॉर्शन ज्यादा होगा, शिफ्टिंग इलेक्ट्रॉन का ज्यादा होगा, तो डायपोल मोमेंट भी ज्यादा होगा कि नहीं होगा, क्योंकि डायपोल मोमेंट भी क्या है, शिफ्टिंग ऑफ ए चार्ज फ्रॉम वन एटम टू दी अनदर एटम, वही तो चीज निकाल रहे हैं। तो आप ये भी कह सकते हो कि बिकॉज ऑफ लोन पेयर ज्यादा, पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होगी। मान लीजिए नहीं याद रहता है तो सिंपल है, इसका एंगल 101 है, cos 101 और cos 104, जिसका मान लीजिए जैसे 0 डिग्री की तरफ जाएंगे तो आपकी वैल्यू बढ़ेगी ना, तो ये क्या हो जाएगा, 104 आएगा। तो आप ऐसा समझ लीजिए, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कंसेप्ट भी आएगा, अभी वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कंसेप्ट मत डालिए, जब मैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग डाल आऊंगा ना तो वहां पर भी एक बार और बताऊंगा, बट अभी इसी स्टेज पे समझ लीजिए बॉन्ड एंगल 101 है तो cos 101 और cos 104 में cos 101 ज्यादा होगा, क्योंकि टुवर्ड 180 डिग्री -1 आएगा, टुवर्ड 0 डिग्री टुवर्ड 0 डिग्री +1 आएगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो ठीक है, तो आप इससे काम चला दीजिए। अदरवाइज क्या बोलते हैं कि मोर लोन पेयर वजह से पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होती है, इसलिए डायपोल मोमेंट ज्यादा होता है, ऐसा लिखते हैं कि बिकॉज ऑफ मोर पोलराइजेबिलिटी, मोर लोन पेयर, मोर पोलराइजेबिलिटी, मोर डायपोल मोमेंट, ठीक है। मान लीजिए वो नहीं समझ में आता इससे, तो आप इतना समझ लीजिए इसका cos 101 है और इसका cos 104 है, cos 101 इज मोर देन cos 104, सिंपल इतना कर लीजिए, ज्यादा सोचिए मत, ठीक है। अब देखिए यहां पर हमारे पास यहां पर ही केस आ गया है, तो देखिए HFH2 अमोनिया, हालांकि ये तो अपन कर ही चुके हैं, ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड डाला है तो आप क्या कर सकते हो, ठीक है, HFH2 NH3 एंड अमोनिया, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है, ये ले लिया है, चलो मैंने नया लिया, ये SO2 है, यहाँ SO3 लिया मैंने, ठीक है। HF, इसके बाद आएगा H2O, सल्फर डाइऑक्साइड और अमोनिया, ये आएगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो दिस इज द ऑर्डर, ठीक है। आप देखेंगे यहाँ ऑक्सीजन सराउंडिंग है और यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन सराउंडिंग है। इज इट क्लियर? आप देखेंगे तो दिस इज द डायपोल मोमेंट, दिस इज द डायपोल मोमेंट, ओके। और यहाँ पर ये NH3 आएगा लोन पेयर, डन। तो आप देखेंगे यहाँ पर क्या है, पाई बॉन्ड कैरेक्टर भी आ रहा है, पाई बॉन्ड आने की वजह से यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, देखिए ऑक्सीजन इज मोर नेगेटिव, वो तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। यहाँ पर फर्क क्या हो जाएगा, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी sp देन sp2 और sp3 होती है। याद करिए फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, उसमें हाइब्रिडाइजेशन मैंने बताया था, इज इट क्लियर? तो यहाँ पर सिर्फ SO2 थोड़ा सा क्यों अमोनिया से ज्यादा हो जाता है, बिकॉज सल्फर डाइऑक्साइड में सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन ये होता है, इसमें तो कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, छोड़ दो। यहां पर ध्यान रखना, इसलिए मैं जान करके क्वेश्चन लिया है, ये SO2 है, ये SO3 है। SO2 इज अ
डायपोल मोमेंट नॉन जीरो, यहाँ पर डायपोल मोमेंट जीरो है, यहाँ पर एक लोन पेयर है SO3 में, देखिए यहाँ पर क्या है, एक लोन पेयर है, जबकि यहाँ पर लोन पेयर जीरो है। तो ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ओके, यहाँ पर एक रेगुलर ट्रेंड आ जाता है, ठीक है, दिस इज द स्ट्रक्चर, क्योंकि आप देखेंगे ये NO2 है, इसका डायपोल मोमेंट जीरो है, NO2 है, इसका डायपोल मोमेंट जीरो है, जबकि NO2 माइनस और NO2 का स्ट्रक्चर लगभग एक जैसा ही है, ठीक है, एक जैसा ही है, बट NO2 माइनस में एक लोन पेयर होता है, यहाँ पर एक होता है, ठीक है, ये NO2 माइनस का स्ट्रक्चर है, दिस इज NO2, यहाँ पर लोन पेयर होता है, यहाँ यानी 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहाँ पर 1। अभी थोड़ी देर पहले बताया था इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है तो पोलराइजेबिलिटी ज्यादा आता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मोर पोलराइजेबिलिटी, इसीलिए पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होगी तो डायपोल मोमेंट ज्यादा होगा। देखिए मैक्सिमम जो आपको ध्यान रखने हैं वो ये हैं, ठीक है, ये ज्यादातर ध्यान रखिएगा, ठीक है, इनमें भी मैंने थ्रेड बता दिया है। इसका तो NO2 का क्या है, डायपोल मोमेंट जीरो है, आप स्ट्रक्चर देख लीजिए, इसका शेप आता है लीनियर एंड बॉन्ड एंगल आता है 180 डिग्री, चेक कर लीजिए, मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस बैंक में भी करवाया था जब मैंने हाइब्रिडाइजेशन सिखाया था, ये वाला, इज इट क्लियर? तो आई होप समझ में आ गया होगा, इनमें कोई दिक्कत नहीं है, इनमें नहीं है, इनमें ध्यान रखना, इसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा होता है इसलिए इससे डायपोल मोमेंट ज्यादा हो जाता है, इनमें कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ ए मोर इलेक्ट्रॉन, मोर पोलराइजेबिलिटी, इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने से मोर पोलराइजेबिलिटी होती है। और आप बोलोगे कि सर आप हर में क्यों नहीं लगा रहे हो, क्योंकि इन दोनों में सेंट्रल एटम सेम है, सिमिलरली इन दोनों में सेंट्रल एटम सेम है, इसलिए मैंने इलेक्ट्रॉन ज्यादा लगाया। जब सेंट्रल एटम सेम होगा तो मेरे पास एक ही केस है इलेक्ट्रॉन, यदि मेरा सेंट्रल एटम अलग अलग है तो मैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगा ही रहा हूं ना। मैंने यहाँ पर कहाँ चेक किया, ऐसे वाटर में तो डायरेक्टली लिख दिया, यहाँ थोड़ा ध्यान दिया, ये मैं जान करके, अच्छा क्वेश्चन था इसलिए मैंने जान करके आपके लिए लिया है, ठीक है, अदरवाइज आप देखेंगे तो बहुत सिंपल क्वेश्चंस आने वाला है। मैंने आपको ये पूरा पढ़ाया है, अब इस पे बेस्ड मैं IIT एडवांस का क्वेश्चंस और मेंस का क्वेश्चन भी डिस्कस करता हूं, आप देखेंगे कि कितनी चीज आसान है। देखिए यहाँ पर आपके पास JEE मेन 2020 और 2019 एडवांस, ये मेंस एडवांस है, रिसेंटली क्वेश्चंस लाया हूं मैं आपके सामने, जो अभी तक पढ़ाया है और पढ़ाना है अभी, ठीक है। आप देखेंगे यहाँ पर आपके पास डायपोल मोमेंट ऑफ CCl4, चेक कर लीजिए, CCl4 एंड CH4 बोथ आर सिमेट्रिकल, डायपोल मोमेंट आर 0, चेक कर लीजिए, CCl4 एंड दिस इज नॉट सिमेट्रिकल। ये क्या हुआ है, मैंने क्या कहा है, जब सराउंडिंग एटम एक या दो या तीन अलग अलग आ जाए तो आप करेक्टली क्या कर दीजिएगा, डायपोल मोमेंट नॉन जीरो, डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, नॉन जीरो। यहाँ पर डायपोल मोमेंट जीरो, डायपोल मोमेंट जीरो, यानी CH4 और CCl4 का डायपोल मोमेंट जीरो आएगा, और इसका नॉन जीरो यानी ग्रेटर देन जीरो ही है ना, नॉन जीरो का मतलब ग्रेटर देन जीरो ही है, नेगेटिव तो डायपोल मोमेंट होता ही नहीं है, ठीक है। तो अब आप देख लीजिए, दिस इज द राइट आंसर। ओके, देख लीजिए कितना आसान क्वेश्चन से JEE मेन 2020, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल डायपोल मोमेंट जीरो, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल डायपोल मोमेंट जीरो, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स के लिए क्या निकाला था, सराउंडिंग एटम शुड बी सेम, सराउंडिंग एटम शुड बी सेम, लोन पेयर जीरो, लोन पेयर जीरो। ये क्या है, सराउंडिंग एटम ही जब डिफरेंट आ गया है तो लोन पेयर तो चेक ही नहीं करना है, ये तो क्लियर है कि नहीं है, तो ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। आइडेंटिफाई द ऑप्शंस वेयर ऑल 4 मॉलिक्यूल्स हैव परमानेंट, यानी चारों के चारों का नॉन जीरो होना चाहिए, एक भी डायपोल मोमेंट जीरो आ गया तो वो ऑप्शन कंसीडर नहीं करना है। लिखा है वेयर ऑल 4 मॉलिक्यूल्स, मान लीजिए 3 हुआ या 2 हुआ है, वो नहीं एक्सेप्ट करना है, इज इट क्लियर। आप देख सकते हैं यहाँ पर 1 by 1 BeCl2 सिमेट्रिकल, डायपोल मोमेंट जीरो, सिमेट्रिकल डायपोल मोमेंट जीरो, सिमेट्रिकल डायपोल मोमेंट जीरो, दिस इज द नॉन सिमेट्रिकल डायपोल मोमेंट नॉन जीरो, तो ये तो आएगा ही नहीं, इज इट क्लियर। देख लीजिए मैं सब सिखा चुका हूं, सिमेट्रिकल नॉन सिमेट्रिकल कैसे निकालते हैं, नॉन सिमेट्रिकल डायपोल मोमेंट जीरो, नॉन सिमेट्रिकल डायपोल मोमेंट जीरो, क्या हुआ है यहाँ पर लोन पेयर है, नॉन सिमेट्रिकल डायपोल मोमेंट जीरो, H2S तो अभी थोड़ी देर पहले लिया था, BrF5 नॉन सिमेट्रिकल डायपोल मोमेंट जीरो, सराउंडिंग सेम है बट ब्रोमीन में लोन पेयर 1 है, 7 - 5,
7 - 5/2 लोन पेयर। आप ये चीज समझ लीजिए, मैंने जो भी लोन पेयर निकालने का लेक्चर लिया था, हाइब्रिडाइजेशन लिया था, वो कितना काम आ रहा है। तो एक ऑप्शन तो यही आ रहा है आपका, एक ऑप्शन तो यही आ रहा है, क्योंकि ऑप्शंस बोला है तो मोर देन वन भी हो सकता है। BF3 डायपोल मोमेंट 0 आ गया है। तो मान लीजिए जब इसमें जो क्वेश्चंस है, ठीक है, तो बच्चों ध्यान दीजिए, मान लीजिए मेरे को एग्जाम में करना है तो पहला ही 0 मिल गया है, तो ये दो तो वैसे ही ऑप्शन नहीं होंगे, ठीक है। O3 है, ठीक है, O3 का क्या है, डायपोल मोमेंट 0 आया, क्योंकि ऑक्सीजन ऑक्सीजन सेम एटम है। जब सेम एटम आएगा तो क्या होगा, नॉन पोलर बताया था ना, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, भले ये ट्राई एटॉमिक है बट है तो सेम एटम, जैसे H2Cl2 Br2I2। जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी नहीं, डिफरेंस नहीं होगा, तो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा कहां से, इज इट क्लियर। तो ये भी डायपोल मोमेंट 0, SF6 डायपोल मोमेंट 0, HCF6 नॉन जीरो है, क्योंकि यहाँ पर एक लोन पेयर है। HCF6 में क्या है, एक लोन पेयर है। NO2 अभी थोड़ी देर पहले बताया नॉन जीरो, नॉन जीरो। POCl3 सराउंडिंग ही अलग अलग है तो नॉन जीरो, सराउंडिंग ही अलग अलग है तो नॉन जीरो। तो आपके पास दो करेक्ट ऑप्शंस आ जाते हैं, इज इट क्लियर। आप देख लीजिए JEE एडवांस का, और ये क्वेश्चंस क्या है प्रीवियस ईयर, इनसे पहले के क्वेश्चन तो मैं क्वेश्चंस बैंक में दिया हुआ है, तो आप वो भी देख सकते हैं, इज इट क्लियर। अब देखिए हमारे पास जब मैं कुछ ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस मैं लेता हूं, ठीक है, यदि मान लीजिए मैं ऑर्गेनिक में जब आप यहां पर काम कर रहे हैं तो कैसे बनेंगे, ध्यान से सुनिएगा, डायपोल मोमेंट के क्वेश्चंस कैसे बनेंगे ऑर्गेनिक में। देखिए ऑर्गेनिक आएगी तो वापस से मैं इसमें भी डिस्कस करूंगा, बेफिक्र रहिए। मान लीजिए मेरे पास क्वेश्चंस आ गया कि CCl4 है, CHCl3 है, CH2Cl2 है या CH3Cl है, इनका डायपोल मोमेंट का ऑर्डर निकालना है। तो ध्यान दीजिए ये तो सिमेट्रिकल है, इसका डायपोल मोमेंट तो वैसे ही 0 आ जाएगा, ये तो छोड़ दो। तो सबसे पीछे तो आप CCl4 लिख दीजिए। यदि मैं डायपोल मोमेंट का ऑर्डर देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। CCl4 का डायपोल मोमेंट 0 है तो पीछे हटा दो। आप सोचोगे कि सर यहाँ पर तो 3 क्लोरीन है, यहाँ पर 1 क्लोरीन है, और अभी थोड़ी देर पहले हमने कहा था मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो डायपोल मोमेंट ज्यादा होगा। ऐसा नहीं, वो तो 2 एटम के बीच में था तो वहां चल जाता है, यहां नहीं चलेगा। यहां पर आप सरप्राइज होंगे, तो दिस इज द ऑर्डर, वेरी वेरी सरप्राइज होंगे, तो यहां पर ऑर्डर होगा। बहुत इजीली समझा देता हूं, याद करिए HCl Cl Cl, यहां पर CHHCl Cl, CHHCl, गड़बड़ी तो क्लोरीन ही करेगा ना, गड़बड़ी तो क्लोरीन ही करेगा, बिकॉज क्लोरीन इज मोर नेगेटिव। तो आप देख लीजिए यहां पर बिगर साइज है, क्या है, बिगर साइज है, तो ये बॉन्ड एंगल क्या होगा, बॉन्ड एंगल क्या होगा, इट इज ग्रेटर देन 109। दिस बॉन्ड एंगल 109 नहीं मानते हो तो कम से कम 90 डिग्री तो ले लो, 90 डिग्री तो ले लो, क्योंकि अपन को पता है cos 90 कितना है, 0, और क्या है cos 90 से ऊपर वैल्यू आएगी तो वो माइनस में जाएगी, ठीक है। तो क्या बोलोगे, यदि मान लीजिए मैं यहाँ पर आप एक काम करता हूँ, क्योंकि मैं डायपोल मोमेंट निकाल रहा हूँ, ठीक है, बॉन्ड एंगल में तो बात कर चुका हूँ, तो थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री, तो ये भी थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री आया, ठीक है, और ये भी क्या हो जाएगा, क्योंकि ये धीरे धीरे आएगा, तो यहाँ पर क्या है, थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा। अब आप देख लीजिए ये 90 डिग्री है, ठीक है, तो यहाँ पर 2 Cl है, यहाँ पर 3 Cl है, और यहाँ पर एक ही Cl है, तो बिगर साइज होगी, सराउंडिंग की साइज बिगर होगी। तो हमने क्या पढ़ा है, बॉन्ड एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ सराउंडिंग एटम, बोला हुआ है। फ्लोरीन के अंदर बेंड रूल है, मैंने क्या कहा है, बेंड रूल लगाना है तो फ्लोरीन में लगाना, और लगाओ ही मत। ड्रैगो रूल लगाना है तो मैंने आपको क्या कहा है, हाइड्राइड करने हैं 15, 16 और 17 ग्रुप के। 17 ग्रुप तो खैर पूछता ही नहीं है, 15 और 16 ही करना है, और वो भी पीरियड 3 और 3 से ज्यादा में करने हैं, ठीक है। यानी क्या हो जाएगा, पार्टिकल ऐश्वर्य सब बिंदास, ठीक है, सल्फर सिलीनियम टेलिनियम इनमें लगाना है, इन साथ में लगाना है। तो देखिए यहां पर ज्यादा थीटा ग्रेटर, सॉरी 0 नहीं है, ग्रेटर देन 90 डिग्री, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा कि आप देखिएगा मैं सिर्फ CL कंपेयर कर रहा हूं, यहां पर एक Cl है जबकि यहां 2 Cl है, क्योंकि ये HCl ये HCl और ये HCl तो इनका कॉमन है ना,
मैं कॉमन की बात ही नहीं कर रहा हूं। तो यहां पर क्या है, cos थीटा 90 ज्यादा है, तो cos 90 से ज्यादा होगा तो माइनस ज्यादा होगा, माइनस ज्यादा होगा तो इसकी वैल्यू कम आएगी कि नहीं आएगी? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है, तो आपको ये ऑर्डर क्लियर हो गया है, क्योंकि यहाँ पर 3Cl है, 3Cl होने के कारण इनमें थीटा cos थीटा 90 डिग्री ज्यादा होंगे, इसमें थीटा 90 डिग्री मान लीजिए कम है। मैं इनकी बात कर ही नहीं रहा हूं, मैं कंपेयर करने की बात कर रहा हूं। मुझे दिख जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि नो डाउट ये एंगल बढ़ेंगे तो इसका इंपैक्ट यहां आएगा, तो आप खुद ये भी समझते हैं कि ये एंगल ज्यादा बढ़ेगा तो ये छोटे एंगल होंगे। ठीक है, तो आप देखेंगे ये जो एंगल है, मेन जो आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है, क्लोरीन, तो जो डायपोल मोमेंट का इंपैक्ट देगा वो CCl बॉन्ड देगा, CH कम देगा। CCl बॉन्ड ज्यादा देगा, CH कम होगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो ये चीज का ध्यान रखना है। ठीक है, तो आप देखोगे इसकी वजह से इसका डायपोल मोमेंट कम हुआ है और इसका डायपोल मोमेंट ज्यादा है, तो आप इतना लिख सकते हैं मोर थीटा 90 डिग्री, इतना लिख सकते हैं, या लेस थीटा 90 डिग्री, इतना एक्सप्लेनेशन लिख दोगे तो भी आपका काम हो जाएगा। इज इट क्लियर? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ठीक है, आप सिर्फ 3Cl देके आप बॉन्ड डायपोल मोमेंट नहीं निकाल देना। ये क्लियर हुआ है? बिकॉज ऑफ 3Cl बिगर साइज ज्यादा हुई तो थीटा 90 डिग्री से ज्यादा होंगे। ये वाला भी हुआ, ये भी हुआ। ठीक है, आप देखो यहाँ पर एक ही है, यहाँ दो है, देखो दो, ये दो, यहाँ एक ही है और यहाँ मान लीजिए एक भी नहीं है, क्योंकि यहाँ Cl एक ही है ना, तो आप मान लीजिए Cl, यहाँ पर आप देख सकते हैं Cl, ये कितने हैं, दो हैं। Cl, यहाँ पर कितने हैं, एक है। Cl, यहाँ कितने हैं, 0। जितने ज्यादा ये होंगे उतना थीटा 90 डिग्री से ज्यादा होंगे, ऐसा समझ लीजिए। ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब देखिए, कई बार आपको ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, जैसे लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने बात की थी, ऐसा ही एक क्वेश्चंस IIT एडवांस में भी बना हुआ है। देखिए यहां पर एक क्वेश्चंस आपके पास बना है, जैसे मान लीजिए मेरे पास ये था, ठीक है, मान लीजिए मेरे पास ये क्वेश्चंस बन गया कि मान लीजिए एक और कोई लगा दिया OCH3, ठीक है। अब मान लीजिए इसका मैंने अज्यूम क्या किया था, एंगल मैंने ये क्या था, हमने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था, दिस इज ऑर्थो। ठीक है, अभी IUPAC नेम नहीं लिखना है, ऑर्गेनिक में लिखेंगे, अभी नहीं लिखना, डिस्टर्ब मत हो। हम थीटा क्या मान रहे थे, 90 डिग्री, क्या मान रहे थे, सॉरी 60 डिग्री। थ्योरेटिकल थीटा थ्योरेटिकल आप क्या मान के चल रहे थे, 60 डिग्री, एंड थीटा थ्योरेटिकल आप क्या मान के चल रहे थे, 60 डिग्री। ठीक है, अब आप देखिए यहां पर क्या होगा, यहां पर क्या होगा, रिपल्शन, क्योंकि सिमिलर ग्रुप है, बिगर साइज है, तो क्या होगा, रिपल्शन। तो रिपल्शन जो थीटा एक्चुअल आएगा वो ग्रेटर देन 60 आएगा। यहां पर भी क्या हो जाएगा, बड़े बड़े ग्रुप है, बड़े ग्रुप है, तो क्या हुआ, रिपल्शन ज्यादा होता है। ध्यान रखना है, बेंजीन में हाइड्रोजन होता है, बहुत छोटा होता है, उसी में प्रॉपर 60 डिग्री एंगल होता है, ध्यान रखना है। तो यहां पर थीटा क्या है एक्चुअली या एक्सपेरिमेंटली, ACT नहीं समझ में आया तो एक्सपेरिमेंटली लिख दो, यह आएगा ग्रेटर देन 60 डिग्री। तो आप समझ लीजिए कि यहां पर मान लीजिए मैंने म्यू थ्योरेटिकली और म्यू एक्सपेरिमेंटली देखा, म्यू थ्योरेटिकली और म्यू एक्सपेरिमेंटली देखा मैंने, तो आप देख लीजिए क्या होता है कि यहां पर म्यू थ्योरेटिकली हमने cos 60 माना, बट मिला cos 60 से ज्यादा, तो इसका मतलब cos बढ़ेगा तो वैल्यू कम होगी कि नहीं होगी, cos बढ़ेगा तो वैल्यू कम होगी कि नहीं होगी। तो क्या होता है, म्यू एक्सपेरिमेंटली सॉरी लेस होगा, म्यू एक्सपेरिमेंटली इज लेस देन म्यू थ्योरेटिकल। ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। मान लीजिए दो क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किया है, ठीक है। अब मान लीजिए यहां पर ये क्लियर हुआ है, एक क्वेश्चन तो मैंने ऐसा क्लियर हुआ। अब मान लीजिए दूसरा मैंने पार्ट लिया है, ठीक है। अब देखिए यहां पर आपके पास देखें तो मान लीजिए हमारे पास ये एक स्ट्रक्चर आ गया कि मान ये Cl है। अब आप देखो उसके लिए यहां से रिपल्शन देखो, यहां से रिपल्शन देखो तो सेम आया, तो यहां थीटा आता है 130। बट मान लीजिए आपके पास ये आया OH, तो
तो ये 180 नहीं आएगा, भले ये एंगल 180 डिग्री पे आ गया है, ये 180 डिग्री पे आ गया, बट यहाँ पर दो लोन पेयर है, ये दो लोन पेयर है, तो ये जो बॉन्ड है, दिस बॉन्ड क्या हो जाएगा, इट इज नॉट इन ए वन प्लेन, ये एक प्लेन में नहीं आएंगे, क्योंकि देखिए आपने देखेंगे, देखिए ये 180 डिग्री है, दिस इज 180 डिग्री, ये 180 डिग्री, तो इसकी वजह से ये सब एक प्लेन में आ जाएंगे। डन। अब यहां तक 180 डिग्री था, ये 180 डिग्री था, तो यहां तक ये ऑक्सीजन तक सब एक प्लेन में आ गए, बट ये हाइड्रोजन तो अलग गए। ये तो क्या हुआ, हाइड्रोजन तो अलग है, क्योंकि यहां पर दो लोन पेयर है, उसकी वजह से सिमेट्री नहीं आने वाली, तो यहां पर थीटा इज नॉट 180 डिग्री, ध्यान रखना, अभी ध्यान रखना। एक और केस लेता हूं इसी टाइप का, मान लीजिए मैंने यहां सल्फर लगा दिया, तो सल्फर में भी सेम लोन पेयर है, चलो यहां तक 180 डिग्री आ जाए, यहां तक 180 डिग्री आ जाए, तो ठीक है। आप बोलोगे कि सर यहां तक तो चलो काम हो गया, यहां तक तो काम हो गया, बट व्हाट अबाउट दिस, बट दिस इज नॉट इन ए प्लेन, तो यहां पर थीटा क्या है, 180 डिग्री मत मानिए, क्योंकि यहां पर एंगल अलग आएगा ना, ठीक है। तो यहां पर डायपोल मोमेंट हमने लास्ट लेक्चर में जीरो बोला था, तो यहां पर डायपोल मोमेंट नॉन जीरो आएगा, यहां पर डायपोल मोमेंट नॉन जीरो आएगा। इज इट क्लियर? अब एक और केस बता देता हूं तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए C ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है। अब देखो ये 180 डिग्री, ये sp है, ये sp है, ये sp है, ये sp है, ये सुनो हमने पढ़ा हुआ ना साइनाइड के अंदर sp, तो अब ये वाला एंगल भी क्या हो गया 180 डिग्री, जबकि यहां पर ये sp3 है, दिस इज sp3, ये sp3 है, तो sp3 तो एंगल 180 डिग्री हो नहीं सकते, इसलिए हाइड्रोजन क्या हुआ, वो इस प्लेन से बाहर आ जाएगा, जबकि यहां पर तो ये एंगल भी 180 डिग्री हो गया और ये एंगल भी क्या हो गया है, 180 डिग्री हो गया है, तो ऑल लाई इन ए वन प्लेन, ऑन लाई इन ए वन प्लेन। तो आप देखेंगे ओवरऑल आप बात करेंगे तो ये ज्योमेट्री हुई प्लेनर, ये ज्योमेट्री हुई प्लेनर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, आप ऑर्गेनिक में वापस जब आओगे ना, ऑर्गेनिक में तो भी आप ये चीज सब करोगे, पर ठीक है मैं सिखा देता हूं। आप देख लीजिए ये प्लेनर, तो जब प्लेनर है तो डायपोल मोमेंट जीरो, प्लेनर है तो डायपोल मोमेंट जीरो। ये क्या हुए हैं, नॉन प्लेनर, क्योंकि हाइड्रोजन प्लेन में नहीं आएगा, 109 डिग्री है। हो सकता है ऐसा कोई है, मान लीजिए ऐसा कोई प्लेन है, जैसे मान लीजिए ये प्लेन है, ये प्लेन है, तो हो सकता है हाइड्रोजन यहां आ जाए, जबकि यहां पर साइनाइड ऐसे है तो ये ऐसा आ जाए साइनाइड, यहां पर साइनाइड आ जाए। यदि ये प्लेन है तो हाइड्रोजन ऐसा आ जाए, ये हाइड्रोजन ऐसा आ जाए। हो सकता है ये प्लेन है तो हाइड्रोजन एक यहां आ जाए, तो एक हाइड्रोजन यहां आ जाए। तो जब हाइड्रोजन प्लेन में नहीं है तो डायपोल मोमेंट जीरो आएगा नहीं। सिमिलरली ये वाला भी सेम सिचुएशन आएगा, तो यहां पर क्या है, बीइंग ए नॉन प्लेनर डायपोल मोमेंट इज नॉन जीरो। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो ये केस भी मैंने आपको सिखा दिया है। चलिए अब मैं लास्ट में एक चीज सिखा देता हूं जिसपे आईआईटी एडवांस में क्वेश्चंस बना हुआ है, ठीक है। कौन सा ईयर था वो देखना पड़ेगा, ठीक है। क्या होता है कि जैसे मान लीजिए क्लोरोबेंजीन है ना, इसका डायपोल मोमेंट मान लीजिए 1.5 डेबिए है, ठीक है। और आपसे पूछा जाएगा, ये आईआईटी एडवांस का क्वेश्चन इस टाइप का पूछा गया है, ठीक है, व्हाट इज द डायपोल मोमेंट ऑफ दिस। पहले मैं क्या करता हूं, ये आईआईटी एडवांस का क्वेश्चन है, इसको साइड में कर देता हूं और मैं इसका डायपोल मोमेंट ढूंढता हूं, ठीक है। मान लीजिए ये म्यू है, यानी ये वाला बॉन्ड है, इसका डायपोल मोमेंट c है, क्योंकि ये तो सब क्या है, ये वैल्यू म्यू 1.5 है, यानी आप मान लीजिए ये म्यू 1.5 ले लेता हूं, ठीक है। क्योंकि देखिए यही मेन पोलैरिटी तो यही क्रिएट करेगा। तो ये बेंजीन क्या होता है, ध्यान से सुन लीजिएगा, बेंजीन, ठीक है, भले C6H6 होता है वो नॉन पोलर होता है, ठीक है। बेंजीन इज अ नॉन पोलर, ठीक है। ये एक चीज सिखा रहा हूं, या भी मैं सिखा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। इसलिए बेंजीन को अपन क्या बोलते हैं, नॉन पोलर, क्योंकि CH की जो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस उतना नहीं आता है। तो जो भी ये जो इसका नाम है क्लोरोबेंजीन, एक Cl है क्लोरोबेंजीन, इसको लास्ट लेक्चर में मैं बोला था मेटा डाइक्लोरोबेंजीन, ठीक है। अब इसका डायपोल मोमेंट आपको ढूंढना है, ठीक है। अब आप बोलोगे सर न्यूमेरिकली कैसे निकालेंगे अपन, कुछ नहीं है, शांति रखिए। म्यू रिजल्टेंट म्यू स्क्वायर प्लस 2 म्यू कॉस, कितना एंगल है, मेटा पे कितना एंगल होता है,
मेटा पे एंगल कितना आता है, अबाउट टू बी 120, अबाउट टू बी 120। आप सर बोलोगे सर आपने तो अभी एंगल बोला था, जब हम कैलकुलेशंस कर रहे हैं तो उसका थ्योरेटिकल वैल्यू ही लेके चलेंगे 120, है ना, ठीक है। ये आया 120, ठीक है। और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos 90, cos 90 कितना होता है 0, cos 120 होता है -1/2 और cos 180 होता है -1। तो ये आया, ये दोनों क्या आया है 2μ², ये क्या हुआ है 2μ², बट ये वैल्यू आ गई है -1/2। इज इट क्लियर? तो आपके पास क्या है 2μ² -μ², इट इज इक्वल टू μ², इट इज इक्वल टू म्यू, इसके इक्वल आ गया है म्यू। एंड व्हाट इज द म्यू, इट इज 1.5d। इज इट क्लियर? तो इसका मतलब क्लोरोबेंजीन और मेटा डाइक्लोरोबेंजीन दोनों का डायपोल मोमेंट कितना आ गया है 1.5d। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? कैलकुलेट करके दिखाया है। इसी पे एक आईआईटी एडवांस में क्वेश्चन पूछा गया है, वो क्या है मैं लिख देता हूं। देखिए आईआईटी एडवांस कब था, ईयर कौन सा है आई डोंट नो, आप देख लीजिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बैंक में देख लीजिएगा। उसमें क्या था, सेम क्वेश्चन था कि जैसे क्लोरोबेंजीन है, दिस इज द क्लोरोबेंजीन, ठीक है, नाम जरूरत नहीं है, उसका डायपोल मोमेंट 1.5d दिया गया था और उसमें ये पूछा गया था कि व्हाट इज द डायपोल मोमेंट ऑफ दिस, ठीक है, डायपोल मोमेंट इसका पूछा गया था। दिस इज आईआईटी एडवांस क्वेश्चन, आप देख लीजिए। थोड़ी देर के लिए मैं इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देता हूं, दो पार्ट में इस चीज को डिवाइड करता हूं। मेरा एक पार्ट ये आता है, ये पैरा आता है, एक पार्ट मेरा ये आता है, ठीक है। इस वाले का भी डायपोल मोमेंट मैंने बताया था, इस वाले का डायपोल मोमेंट मैंने 1.5d बताया था, यानी मैंने इसको ऐसे कंपेयर कर दिया है, ठीक है, और मैंने इसको ऐसा लिया। दिस इज द पैरा पोजीशन, पैरा पोजीशन, तो थीटा कितना होता है 180 डिग्री, तो यहाँ पर क्या है डायपोल कितना हुआ है 0, तो इसका डायपोल मोमेंट कितना आ जाएगा म्यू इज इक्वल टू 1.5d आएगा। देख लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट, ये आईआईटी एडवांस का क्वेश्चन है, ईयर मुझे याद नहीं आ रहा है, बट ये आईआईटी एडवांस में क्वेश्चन आ गया है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? आई होप यहाँ पर ये क्लियर हो गया है, ठीक है। तो कितना सिंपल क्वेश्चन था आईआईटी एडवांस का कि दिस इज गिवन एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डायपोल मोमेंट ऑफ दिस। मैंने क्या करा, दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, क्योंकि मुझे आसान है कि ये अपोजिट है तो इसका नेट कितना होगा 0, इसका कितना है वो अभी जस्ट कैलकुलेट करके दिखाया मैंने अभी आपको इससे पहले। तो दिस प्लस दिस कितना हुआ 1.5d। ओके, आज हमने डायपोल मोमेंट के बहुत अच्छे क्वेश्चंस किए हैं। एक और मान लीजिए जो बैंड रूल पे मेरे को एकदम क्वेश्चंस बन गया है, उसको भी क्यों जाने दूं मैं, ये कर लिया है नोट। देखिए बैंड रूल पे क्वेश्चंस यदि आपके पास आ जाए बैंड रूल से रिलेटेड कि डायपोल मोमेंट किसका होगा किसका नहीं होगा, या आपसे पूछा जाए कि जीरो डायपोल मोमेंट किसका है, मान लीजिए आपसे पूछ लीजिए जीरो डायपोल मोमेंट, ऑप्शन मान लीजिए आपने PCl3 डाल दिया, PCl3 F2 डाल दिया, मान लीजिए आपने PCl2 F3 आ गया, और मान लीजिए आपके पास कोई भी फोर्थ ऑप्शन आ जाता है PCl5 मैंने लिख दिया, डन, PCl3 है। यहां पर देखिए मान लीजिए कोई भी ऑप्शंस मैंने, जैसे ये PCl5 ले लेता हूं, जीरो, अच्छा जीरो डायपोल मोमेंट पूछा ना, PCl3 पूछ लिया, और यहां पर मान लीजिए फोर्थ मैंने दे दिया है POCl3 दे दिया, डन, POCl3 दे दिया। तो अब आप देख लीजिए ये तो लोन पेयर है, तो ये तो जीरो डायपोल मोमेंट नहीं होगा। आप देखेंगे POCl3 और ये मैंने आपको बताया था बैंड रूल के हिसाब से, बैंड रूल के हिसाब से क्या था, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव यहां आएगा, तो इसका ये आपके पास स्ट्रक्चर किस में डिवाइड हुआ, एक स्ट्रक्चर तो ये डिवाइड हुआ और एक स्ट्रक्चर ये डिवाइड हुआ, अलग अलग कर लिया करो। इसका ये सिमेट्रिकल है तो डायपोल मोमेंट क्या होगा 0, ये भी सिमेट्रिकल है क्योंकि 180 डिग्री एंगल है ना, ये भी सिमेट्रिकल है तो इसका डायपोल मोमेंट भी क्या होगा 0। तो राइट आंसर ये आएगा, क्योंकि आप देख लीजिए कि मान लीजिए ये है तो ये स्ट्रक्चर आया, ये ऐसा आया, ये आया, तो आप देख लीजिए भले इसका डायपोल मोमेंट 0 है बट इसका डायपोल मोमेंट 0 आया तो इसका डायपोल मोमेंट नॉन जीरो आएगा। इज इट क्लियर? POCl3 में भी ऐसे ही आने वाला है कि मान लीजिए ये POCl3, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ POCl3,
तो यहाँ पर भी क्या है, डायपोल मोमेंट नॉन जीरो आने वाला है। इज इट क्लियर? तो ये क्वेश्चंस भी आपसे अच्छे लेवल के बैंड रूल पे क्वेश्चंस पूछ सकता है। ओके, थैंक यू फॉर टुडे लेक्चर।